Madar and on behalf of the Arthan Economic Planning Board, I am pleased to welcome all of you to our webinar on cloud kitchens. कुछ साल पहले तक we were largely known as a community of retailers. लेकिन अगर हम आज देखें, तो I think we've probably become as strong or stronger in the food business. We have success stories across bakers, hoteliers, food manufacturers, confectionery guys, and we've actually captured the whole value chain. We have one such success story here with us today, Mr. Akbar Khwaja, who's going to walk us through the cloud kitchen business model. To give you a brief on Mr. Akbar Khwaja, he's always been ahead of the game in the food business. He got pubs into India in the 1980s. He got his pizza brand into India in 1995. His brand US Pizza exists till today. In 2012, he set up a company called Apodis, which basically did food and beverage for affordable hotels like the Ginger. And in his last stint, he set up 700 cloud kitchens for Oyo. So thank you very much, Akbar Bhai, for agreeing to do this for us. Over to you. Welcome, Ali. Thank you for that introduction. I hope you can hear me properly. Can you? We can, yeah. Okay, thank you. So, सबको याली मदद और आज मैं आप लोग को क्लाउड किचन बिजनेस क्या है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और क्लाउड किचन बिजनेस किसको करना चाहिए, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और अगर किसी को चालू करना है तो उसमें उसका रोड मैप क्या है, मतलब उसका वो चालू करने की रीत क्या है और उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, मतलब उसके जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है या उसमें जो प्रॉफिट हो सकता है उसका एक चित्रण दूंगा और पोस्ट कोविड दुनिया में फूड और क्लाउड किचन का क्या महत्व रहेगा वो समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने क्लाउड किचन को कौन सर्विस करता है और उनके साथ कैसा डील करना। उसके बाद मेन्यू पे थोड़ा बात करेंगे, अच्छी रेटिंग कैसा आ सकती है वो देखेंगे, एक्सपेंशन क्यों और कैसे करना चाहिए वो समझेंगे और एक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगा जो हम लोग ओयो के लिए किए थे। होम कुक्स जो घर पे बना के बेचना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा स्लाइड शेयर करूंगा और फाइनली ये बिजनेस के रिस्क क्या है वो मैं समझाऊंगा। तो टू स्टार्ट विथ, चालू करने के लिए फर्स्ट आप लोग ने सबने ये पुराना टेलीफोन देखा होगा जो हम हाथ से ऐसा डायल करते थे। उसके बाद डिजिटल टेलीफोन आया, उसके बाद एसटीडी काउंटर्स आए और उसके बाद पूरा एसटीडी काउंटर आपके पॉकेट में फिट हो जाता था और जो पैसा हम लोग एक कॉल के लिए देते थे यूएस एक कॉल करने के लिए, वो आज पूरे महीने का बिल है। तो ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो हुई है। ऐसा ही जो फूड बिजनेस है वो फूड बिजनेस आज एक मेटामॉर्फोसिस या एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है और रोज चेंज हो रहा है। फूड बिजनेस और स्पेशली जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो इट इज गोइंग थ्रू अ मेटामॉर्फोसिस, अ चेंज। उसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले डिलीवरी शुरू हुई और अभी फूड एग्रीगेटर्स जैसे स्विगी और जोमेटो और उबर ईट्स जो था वो अभी जोमेटो के साथ मर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे फूड एग्रीगेटर्स अब वो बिजनेस को आगे बढ़ाए और आज ऐसा है कि वो बिजनेस जितना रेस्टोरेंट धंधा करता है उसका एक पोर्शन फूड डिलीवरी बिजनेस भी करता है। पहले सिर्फ 2-3 कंपनी करती थी जो पिज्ज़ा डिलीवरी करती थी, अभी आपको जो खाना मांगता है सब आपको घर पे मिल सकता है। तो ये क्लाउड किचन बिजनेस इसमें क्या है? सबसे पहले क्लाउड किचन का मतलब ये होता है कि जो किचन आप लोग देख नहीं सकते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको मालूम है उधर पीछे किचन है, लेकिन क्लाउड किचन ऐसा है जो आपको दिखता नहीं है और जो किचन में सिर्फ प्रोडक्शन होता है, वहाँ कोई चेयर्स, टेबल्स, वेटर्स कुछ भी नहीं है और वो पूरा स्विगी, जोमेटो जैसे एग्रीगेटर्स के बलबूते पर क्लाउड किचन चलता है या फिर आपको उसके लिए खुद का डिलीवरी करना पड़ता है। ये क्लाउड किचन होता
ये जो फोटो है वो फासोस करके सबसे बड़ी जो क्लाउड किचन कंपनी है इंडिया में, वो फासोस रिबेल फूड्स करके है, वो रिबेल फूड्स का किचन है। और आप देखेंगे कि ये किचन पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं, और इसके अंदर ये किचन का टेम्परेचर और हाइजीन और क्लीनलीनेस बहुत अच्छी रहती है। ये स्विगी का किचन है, स्विगी खुद भी बिजनेस करता है, ये उनका किचन है। तो क्लाउड किचन में अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले आप अगर छोटी रेस्टोरेंट खोलेंगे, समझो आप एक 40 कवर की 50 कवर की रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो भी 20 से 40 लाख रुपया उसके अंदर लग जाएगा। क्योंकि न आपको सिर्फ किचन नहीं करना है, आपको बाहर की जो जगह जहाँ रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बैठते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एसी का डालना पड़ता है, उसमें अच्छी टाइलिंग करनी पड़ती है, उस अच्छा फर्नीचर लगाना पड़ता है, उधर का डेकोर अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए 20 से 40 लाख के बीच में खर्चा आता है। और अगर आप क्लाउड किचन करते हैं तो सिर्फ किचन के अंदर आपको खर्चा करना पड़ता है, जो एक्चुअली उसका 20% या 25% होता है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो कस्टमर का जो डाइनिंग रूम है वो आपका किचन का रेस्टोरेंट बन जाता है। तो आपका किचन के आपको रेस्टोरेंट या सर्विस एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें रिस्क लो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लो है इसीलिए रिस्क लो है। बड़ी सिटीज में इसमें काफी कंपटीशन है, छोटी सिटीज में अभी भी कंपटीशन कम है, और टायर 3 सिटीज में बहुत ही कम है। सनराइज बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है, ये अभी शुरू हुआ है, नेसेंट है, बच्चा है, और वो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर ये बिजनेस में आप लंबा खेल खेल सकते हैं और आपको 10 से 15% मार्जिन मिलता है, तो ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बिजनेस ज्यादातर हमने देखा है कि जो या तो बहुत बड़ी चेन हो गई कि जिसके पास 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हो गए, या बहुत छोटी हो गई, 1 या 2 या 3, ये दो एंड पे इसमें पैसा अच्छा बनता है। इसके बीच में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये पैसा बना सकता है कि नहीं बना सकता है। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो पैसा बना सकते हैं इसके बीच में। दूसरा, अगर आपके पास खुद का पैसा है तो ये करना अच्छा है, अगर खुद का पैसा नहीं है तो ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है इसमें। तीसरा, आपके पास रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि ये लॉस होगा 3 से 6 महीना, तो आप उसको खमने की आपके पास शक्यता होनी चाहिए। और मिनिमम 3 से 5 साल में ये बिजनेस आपको 3 से 5 साल के लिए करना चाहिए। ये सेक्शन में मैं आपको बोलूंगा कि इसमें जो लोकेशन है वो कैसा आपको आइडेंटिफाई करना है। लोकेशन आइडेंटिफाई करने में और दूसरा मैं बोलूंगा कि क्यूजीन और नाम कैसा करना है। आपको शेफ के बगैर ये धंधा करना ठीक नहीं है, तो आपको एक अच्छा शेफ, अगर आप खुद शेफ है या सीख सकते हैं, या आपका जान पहचान वाले में कोई शेफ है, तो वो इसका की प्लेयर होगा, क्योंकि उसके बगैर ये बिजनेस करना ठीक नहीं है। चौथा, कि आपको मेन्यू कैसा कैलिब्रेट करना चाहिए। तो मेन्यू के लिए आपको जो शेफ है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन मेन्यू चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन्यू बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो मेन्यू में सेल ज़्यादा है लेकिन उसमें मार्जिन कम है। जो मेन्यू कम यूज होते हैं उसमें सेल कम है और मार्जिन ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि आपके पास थोड़ी आइटम्स ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग लेते हैं, और थोड़ी आइटम ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास भी नहीं है, जिसमें आप स्पेशलिस्ट है। वो हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे। इक्विपमेंट के लिए आपको शेफ के पास या एक कोई भी जो ये चीज़ जानता है, जो ये जानकारी रखता है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इक्विपमेंट या तो आप अच्छी कंपनी का, अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी जो ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है वो लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। इक्विपमेंट बनाने बैठेंगे तो उसका सर्विसबिलिटी में इश्यू आएगा और वो ज़्यादा साल चलता नहीं है। लाइसेंस के लिए
फसाई लाइसेंस ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके कंसल्टेंट्स होते हैं उससे बात कर सकते हैं, या फसाई के लिए आप ऑनलाइन जाके भी काम कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस 12 लाख रुपया साल से ज़्यादा है या लाख रुपया महीने से ज़्यादा है, जो कमर्शियल वेंचर्स के लिए नॉर्मली ये होता है कि वो उनका बिजनेस साल का अबाउट 40 लाख रुपया होता है, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। स्विगी और जोमेटो का लिस्टिंग कैसा करना, ये मैं आपको एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको इसके लिए पैकेजिंग और मार्केटिंग कैंपेन कैसा प्रिपेयर करना वो इम्पोर्टेंट है। तो पैकेजिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छी कलरफुल अट्रैक्टिव पैकेजिंग लें। दूसरा, पैकेजिंग के अंदर आजकल वन टाइम यूज़ पैकेजिंग जो है वो ठीक नहीं है, या वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए। अगर वो रिसाइक्लेबल है तो वो पैकेजिंग बेटर होती है। और मार्केटिंग के लिए आपको मेन्यू, आपका नाम, आपका जो फोटोज़ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, अगर आप ऐसा बोलेंगे मेरा खाना अच्छा है और आप बेचना शुरू करेंगे तो शायद कस्टमर्स को नहीं अच्छा लगेगा। तो धंधा शुरू करने के पहले शेफ के साथ कस्टमर ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने कस्टमर्स को बुला के खाना खिलाओ और वो आपको बोलेंगे ये खाना अच्छा है कि ये खाना अच्छा नहीं है। आप खुद या आपका शेफ डिसाइड करोगे तो रिस्क ज़्यादा है। तो इंटरनल टेस्टिंग एंड ट्रायल वो है कि जहां आप और आपका शेफ और आपके फैमिली मेंबर्स और दोस्त बिरादर टेस्ट करते हैं, लेकिन धंधे में कमिटमेंट देने के पहले कस्टमर ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली लॉन्च एंड मार्केटिंग के लिए मैं आपको एक स्लाइड शेयर करूंगा और वहां समझाऊंगा। तो टू स्टार्ट विथ, लोकेशन कैसा आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले सेल्स डेटा आपको जानना ज़रूरी है कि आप जो एरिया में स्टार्ट करने वाले हैं वो एरिया में सेल्स कैसा है, वहाँ के लोग डिलीवरी ऑर्डर करते हैं या नहीं करते हैं। ये डेटा आपको स्विगी और जोमेटो के जो एग्जीक्यूटिव्स है, वो आपके सिटी के एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास से मिलेगा। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको क्यूजिन वाइज बोलेंगे कि ये क्यूजिन में इतना फ़ायदा है, ये क्यूजिन में ये हो सकता है, ये क्यूजिन में ऐसा हो सकता है। तो उनके पास से ये डेटा लेना ज़रूरी है। दूसरा, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि मिलेनियल्स किधर है। मिलेनियल्स मतलब यंगस्टर्स, जिनकी उम्र आज 20 से 30 साल के बीच में है, जो काम करते हैं, ये लोग ठीक पैसा कमाते हैं। या डिंक्स, डबल इनकम नो किड्स, जिसके पास दो इनकम है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं लेकिन बच्चे नहीं है, उनके स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स जो हाई सैलरी लेवल पे पहुंच गए हैं, फैमिली है लेकिन डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, ये लोग जहाँ रहते हैं वो एरिया में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में या कोविड के बाद ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएंगी, वो मैं फिर से कवर करूँगा। आपके पास रोज के 150 ऑर्डर आने का शक्यता अगर संभवता है तो आपको ये धंधे में जाना चाहिए, वो एरिया में जाना चाहिए। उसके लिए आपको जो एरिया है पूरी शॉर्टलिस्ट करके सबसे बेस्ट पॉसिबल कहाँ है, पॉसिबिलिटी कहाँ है, वो देखना ज़रूरी है। दूसरा, आपको कॉम्पिटिटर की डेटा लेनी चाहिए। समझो आपके सैंडविच के धंधे में जा रहे हैं, तो सैंडविच के धंधे में जाने से पहले आपकी एरिया में 4 किलोमीटर रेडियस में कितने सैंडविच वाले हैं, सबके दुकान के बाहर सुबह 11 से रात को 11 बजे तक एक एक दिन खड़ा रहना ज़रूरी है। उसके बगैर ये धंधा शुरू करना रिस्की है। तो सब कॉम्पिटिटर्स को ठीक से स्टडी करो, कितने ऑर्डर जाते हैं, कितने लोग उधर काम करते हैं, उनके अगर अंदर जाके उनको हेलो बोल सकते हैं तो उनकी जगह कितनी है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली रेंट का कॉस्ट, अगर आप सिर्फ क्लाउड किचन बिजनेस करते हैं तो 20 से 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 400 से 500 स्क्वायर फुट का आपको रेंज में जगह रखना चाहिए। आपको क्लाउड किचन का नाम और उसकी क्यूजीन कैसा चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पॉपुलर है
वो देखो। वो मार्केटिंग स्लाइड में बोलूँगा कि पॉपुलर, मतलब आप सिर्फ स्विगी और जोमेटो के ऐप पे चले जाओ और उधर पॉपुलर डिशेस है ऊपर, वो पॉपुलर डिशेस का आप लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के सामने आप लिखो कि ये पॉपुलर डिशेस आपको कितने ब्रांड्स के साथ मिलती है। अगर 10 ब्रांड के साथ मिलती है, 20 ब्रांड के पास मिलती है, तो जो ज़्यादा बिकता है वो उधर पॉपुलैरिटी में ज़्यादा आपको टैली मिलेगा। वो स्टडी करना ज़रूरी है। दूसरा, उसके लिए शेफ्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपको मेक्सिकन क्यूजीन बनाना है तो उसका शेफ होना ज़रूरी है। वो शेफ मिलना मुश्किल है। सब लोग बोलेंगे मैं मेक्सिकन बना सकता हूँ, लेकिन उसके स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आपके जो इक्विपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। इक्विपमेंट हर एक मिलता है इंडिया में, लेकिन उसके रेट्स अलग होते हैं। जैसा एक पिज्ज़ा ओवन 1.5 लाख रुपए का भी मिलता है और 8 लाख रुपए का मिलता है। अगर आप स्पेशलाइज्ड होते हो पिज़्ज़ा में और आप एक जात का पिज़्ज़ा बनाते हो जो डीप पैन पिज़्ज़ा है, तो आपको वो 8 लाख रुपए वाला ओवन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आप, या तो अगर आप तंदूर के कबाब का बिजनेस करने वाले हो और आपको तंदूरी शेफ नहीं मांगता है, तो आपको फिर एक अवन लेना पड़ता है जो एक्सपेंसिव अवन है, वो भी 5-6 लाख रुपए का अवन है। तो ये इक्विपमेंट का कॉस्ट देखना बहुत ज़रूरी है क्यूजीन डिसाइड करने के लिए। एक एक कैटेगरी की लिस्टिंग देखो, कहाँ कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं वो देखो, और वो कैटेगरी में बिजनेस ज़्यादा है तभी ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो कैटेगरी में जाना ठीक है। जहाँ बहुत कम लोग हैं वहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिजनेस पिकअप करने के लिए। आपका नाम, बिजनेस का नाम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सबको याद रह जावे। जैसा कि एक्स फाइल्स करके एक टीवी प्रोग्राम है, तो एक्स फाइल्स सबको याद रहेगा क्योंकि वो एक्स नाम किसी ने यूज नहीं किया था। तो एक तो आपका जो नाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए लाइक कोक। कोक बहुत ही सिंपल नाम है लेकिन अलग है, वो नाम कोई यूज नहीं करता है। तो यूनिक नाम होना चाहिए जो स्टैंड आउट होता है। आपके कलर्स भी ऐसे होने चाहिए। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स के कलर देखोगे तो पीला और लाल है, तो वो कलर्स एकदम फूड में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन आपके कलर्स स्टैंड आउट होने चाहिए, सब दूर से दिखने चाहिए। तो आप ये जो क्लटर है जहाँ 10,000 आदमी है वहां से आप कैसे एक छोटा सा डॉट भी कैसे अलग दिखोगे वो देखना जरूरी है। क्यूजीन आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा क्यूजीन इंडिया में कौन सी चलती है। तो आज की तारीख में सबसे ऊपर पिज्जा चलती है, उसके बाद बोल मिल्स चलता है। बोल मिल्स का एग्जाम्पल आप इधर नीचे फोटो में देख सकते हैं, जिधर आधा दाल आधा चावल है। फिर बिरयानी बहुत चलती है और मोगलाई खाना सबसे ज्यादा चलता है। उसके बाद हेल्थ फूड, कबाब और केक्स एंड डेजर्ट्स, इसके भाव ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ये खरीदने के टाइम पे आदमी ज्यादा रेट्स नहीं देखता है, अच्छे रेट देने को रेडी होता है। और नए जो बिजनेस है क्लाउड में, वो खिचड़ी बहुत पिकअप हुआ है और होम फूड ज्यादा पिकअप हो रहा है। तो ये दो नए बिजनेसेस है। आपको लाइसेंस कैसा मिलेगा? तो फसाई लाइसेंस ऑनलाइन मिल रहा है और उसमें ऑनलाइन एजेंसीज भी है जो आपको लाइसेंस लेके देंगी। 3,000 रुपया या 2,000 रुपया लेके आपको लाइसेंस लेके देंगी। उसके बाद आपको कॉरपोरेशन से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो ट्रेड लाइसेंस आपको खुद जाके कॉरपोरेशन ऑफिस से लेना पड़ेगा, वो लोग दे देंगे। उसका कॉस्ट 5 से 15,000 के बीच में आता है। वो लाइसेंस के लिए आपको थोड़ी सफाई, थोड़े उनके रूल्स है, वो पूरे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको वो लाइसेंस मिलेगा। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके जीएसटी की एडवाइस आप लेना जरूरी है अगर आपका बिजनेस 20 लाख रुपए से ज्यादा है। जो होम कुक्स के को छोड़ के बाकी सबका बिजनेस होगा, तो एक 2-3 महीने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरत है कि नहीं। और शायद स्विगी या जोमेटो में से एक आपको बोलेंगे कि पहले से ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो स्विगी और जोमेटो में लिस्टिंग के लिए आपको 21 दिन से 30 दिन लगते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि उनके पास ऑफिस में लोग कम है, तो अभी 45 से 60 दिन लगते हैं। लेकिन कोविड खत्म होगा, फिर उनका काम फुल फ्लेज शुरू होगा, तो 21 से 30 दिन लगेंगे। उसके लिए फसाई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन शायद ज़रूरी है। आपके किचन को ऑडिट करने को वो लोग किसी को भेजेंगे, तो आपका सैनिटेशन, हाइजीन,
क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, उसमें एयर सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है कि किचन का टेम्परेचर क्या रहेगा और एयर सर्कुलेशन कितना अच्छा रहेगा वो ज़रूरी है। उनके साथ आपको निगोशिएट करना पड़ेगा भाव के लिए कि भाई मैं 24 नहीं दे सकता हूँ, 18 दे सकता हूँ, मैं नया हूँ, ऐसा करके आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। तो वो निगोशिएबल है रेट। वो लोग पहले बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग 25 सबसे लेते हैं, लेकिन वो निगोशिएबल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमेज़ॉन ये बिजनेस में आ रहा है। अमेज़ॉन ने इकोनॉमिक टाइम्स में अनाउंस किया था एक आर्टिकल में कि वो लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं। तो अमेज़ॉन अगर ये बिजनेस में आएगा तो इसका जो रेट है वो 24 से, वो लोग बोलते हैं 10 से 15%, अगर आप 15 भी लेते हो तो स्विगी और जोमेटो से 8 से 10% डिस्काउंट पे होगा। अगर अमेज़ॉन आ रहा है तो ये बिजनेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा शाइन होगा और इसमें प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। लॉन्च और मार्केटिंग के लिए आपको 4 किलोमीटर का डिलीवरी रेंज यूज करते हैं स्विगी और जोमेटो दोनों। तो आपको 4 किलोमीटर के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने रेसिडेंशियल एरियाज है, और उसमें वो रेसिडेंशियल एरियाज और ऑफिस में आपको फ्लायरिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको अपना पैम्फलेट देना पड़ेगा कि हमने ये बिजनेस शुरू किया है, आप एक बार ट्राई करो, उसके लिए ये कूपन है, वो 50 रुपये आपको ऑफ मिलेगा। वो आपको ट्राई सबको जाके देना पड़ेगा। दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उधर पेज क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फोटो शेयर कर सकते हैं, तो यंगस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तीसरा, पोर्टल मार्केटिंग, मतलब स्विगी और जोमेटो के जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर मार्केटिंग, वो लोग उसके लिए पर क्लिक कॉस्ट पैसा लेते हैं। पहले 3 महीने तक वो लेना ज़रूरी है, और वो अच्छा भी है क्योंकि आपको इमीडिएटली लॉस बंद हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसका कॉस्ट अलग आप कवर कर सकते हैं। एग्रीगेटर्स को आप पहले रिक्वेस्ट करना है कि पहले 10 दिन 15 दिन आपको लॉन्च के लिए फर्स्ट पेज पे रखें, नहीं तो आप 50 पेज के बाद मिलोगे, कोई आपको ऑर्डर देगा नहीं। आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी, मतलब आपको ऐसा लंबे गाड़े ऐसा सोचना है कि स्विगी जोमेटो के ऊपर डिपेंडेंस कम और पिकअप या हम खुद की डिलीवरी पे डिपेंडेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना जो एग्रीगेटर का परसेंटेज है वो बचता है और प्रॉफिट ज़्यादा होती है। तो आपको हर एक डिलीवरी के साथ नोट भेजना है, आपका नंबर भेजना है, आपका वेबसाइट भेजना है, और बोलना है कि आप अगर आके पिकअप करोगे तो आपको 15% और कम मिलेगा, या आप पिकअप करोगे या हमारे पास से ऑर्डर करोगे तो और हमको 50 रुपये और कम देंगे। वो आप अगर अपने खुद के कस्टमर्स डेवलप करोगे तो आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा। आपके आजू बाजू के लोग के साथ बिल्डिंग में, बाजू की बिल्डिंग में बात करो कि मैंने ये नया बिजनेस शुरू किया है, प्लीज़ आप इसको ट्राई करो। और लास्ट, पहले 2-3 या 6 महीने तक आपको 20 या 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा। स्लोली वो डिस्काउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। फाइनली, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो आपका इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में होगा और इक्विपमेंट में होगा और जगह बनाने में होगा, और ऑलमोस्ट आपका, और 3 महीने तक आपको लॉस जो बेयर करना पड़ेगा उसके लिए आपको 5 से 6 लाख रुपया साइड पे रखना पड़ेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख के अंदर होगा। लेकिन मैंने देखा है पर्सनली कि 3 से 4 लाख रुपए में भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है। उसके लिए क्यूजीन आपको स्मार्टली डिस्कस देखना पड़ेगा, जगह बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। आपको इक्विपमेंट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ज़्यादा आदमी लोग की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्निकली, आप अगर कोई टेक्निकल आदमी के पास, कि जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास जाएंगे तो ये आपको ये कॉस्ट लो करने में हेल्प कर सकता है, और वो करना भी चाहिए आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये धंधा करने वाले हैं उनके लिए ये एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और सिर्फ स्विगी जोमेटो के ऊपर अपना दारोमदार रखते हैं, वो शायद कभी प्रॉफिट में पहुंचते भी है तो 5% 6% प्रॉफिट मिलती है, और उनका जो बार्गेनिंग पावर है, उनका जो स्ट्रेंथ है बार्गेन करने का, वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस दोनों है,
तो आप का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होती है और धंधे में आप ज़्यादा रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप ये समझो कि आपके पास समझो कि शॉप फ्रंट है, आपके दुकान के सामने आके आदमी खड़ा रह के आपका खाना ले सकता है, तो आपको 35% ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपके पास डिलीवरी बाइक्स है और आप खुद की डिलीवरी करते हैं, उसका कॉस्ट आप अगर 20% भी गिन लो तो भी आपको 15% और पैसा मिल सकता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं कि एक कंपनी जैसी डोमिनोज है, वो स्विगी और जोमेटो को 3 से 4% देती है, 3 से कम शायद, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% उनको देती है, क्योंकि वो डिलीवरी खुद करती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, आप सिर्फ उनके ऊपर दारोमदार रखते हो, तो आपको 24 से 25% स्विगी जोमेटो को देना पड़ता है। ये फर्क में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन करना है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है। अगले दो जो पीएनएल है वो आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या फर्क होगा। ये पीएनएल सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस का पीएनएल है। अगर आप 3 लाख धंधा करोगे तो आपको 62,000 रुपया लॉस होगा। अगर आप 6 लाख रुपए का धंधा करोगे तो आपको 17,000 रुपये का लॉस होगा। आप अगर 9 लाख रुपए का धंधा करोगे तो आपको 50,000 रुपया प्रॉफिट होगी, सिर्फ 5% प्रॉफिट होगी। तो ये ऑनलाइन है कि जहां आपका शॉप फ्रंट नहीं है, दुकान का फ्रंटेज नहीं है, आप सिर्फ हिडन किचन या आप गुप्त किचन से काम कर रहे हो। और अगर आप देखोगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको 3 लाख रुपए में 38,000 रुपया 38,000 रुपीज का लॉस होगा, 6 लाख रुपए में 44,000 रुपये का प्रॉफिट होगा और 9 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए का या 17% का प्रॉफिट होगा। तो ये अगर आपको बिजनेस करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। मैं ज़्यादा एडवाइस करूंगा कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन का बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दें। उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो एक ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि शॉप फ्रंट बनाने का इन्वेस्टमेंट आपको अलग लगेगा। पोस्ट कोविड, कोविड का सबसे पहले कोविड कितना टाइम रहेगा वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने एक मॉर्गन स्टैनली का ग्राफ देखा जहां उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि कोविड का इम्पैक्ट कब खत्म होगा। तो वो बोल रहे हैं कि 2021 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 में इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। तब तक शायद दूसरा और एक स्पाइक आ सकता है, शायद 1 महीने के बाद वापस लॉकडाउन हो सकता है। ये सब सिनेरियो देखते हुए कोविड का इम्पैक्ट लंबा रहेगा। तो कोविड के दौरान और कोविड के बाद की दुनिया कैसी होगी उसका एक अंदाजा है ये। इसमें कोई ये सिर्फ शक्यता है, ये श्योर नहीं है। ये जो यूएस की एक ब्लूमिन करके कंपनी है, ये 4 ब्रांड, आउटबैक, कराबाज, बोनफिश और फ्लेमिंग्स, 4 ब्रांड का ग्रोथ है 1 मार्च से लेके 7 वीक का, अप्रैल 12 तक का। तो अगर आप देखे हुए तो आउटबैक $12,600 से $33,000 उनका सेल हुआ ऑफ प्रीमाइस से, जहां आदमी रेस्टोरेंट में नहीं आता है, या तो आके ड्राइव थ्रू में खाना लेके जाता है, या आके खुद पिकअप करके जाता है, या तो डिलीवरी लेता है स्विगी जोमेटो से, या उनको खुद डिलीवरी भेजती है कंपनी। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है कोविड के लिए, जिसको कर्ब साइड डिलीवरी बोलते हैं। कर्ब साइड डिलीवरी ये होता है कि आप ऐप के ऊपर ऑर्डर करो, फिर आप पार्किंग लॉट में या कोने पे आओ और आप बोलो मैं आ गया हूं, वो लोग बाहर आके आपको खाना दे के जाएंगे। ये कर्ब साइड डिलीवरी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इसका ग्रोथ बहुत होगा। अभी यूएस में शुरू हुआ है, 1 महीने 2 महीने में आप देखोगे कि आप इंडिया में भी ये कर सकते हो। मेरे को आज कल रात को मालूम पड़ा, मैं तो ये अपनी कंपनीज में शुरू करा ही दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट रीत है डिलीवरी की। तो ये जो ग्राफ है ये आपको दिखाता है कि फ्लेमिंग करके कंपनी ने $9,000 का सेल से 4 हफ्ते में $28,000 का सेल ऑफ साइट, ऑफ प्रीमाइस डिलीवरीज में किया है। ये कोविड के टाइम का है, कोविड के बाद भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। पोस्ट कोविड दुनिया के लिए एक तो सेफ्टी
सैनिटेशन और क्वालिटी बहुत ही जरूरी है। दूसरा, कॉन्शियस डाइनिंग, मतलब हेल्थ आदमी पहले देखेगा फिर अपना टेस्ट देखेगा। बहुत लोग कन्वर्ट हो जाएंगे कि वो लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचेंगे, टेस्ट के बारे में कम सोचेंगे। तीसरा, ऑर्डर आउट ज्यादा होगा, डाइन इन कम होगा, क्योंकि डाइन इन में आपको वेटर, दूसरा आदमी, आने जाने वाले का छींक या उनका ब्रेथ या कोई किधर कंटेमिनेशन कोई छोड़ गया है, वो आपको रिस्क ज्यादा होता है। तो आप लोग खाना बाहर खाने कम जाएंगे और घर पे ज्यादा मंगाएंगे। लोकल प्रोड्यूस या लोकल एरिया का जो माल है, वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेरियनिज्म, ये दोनों पिकअप होगा। आदमी कम ऑफिस जाएगा, ज्यादा घर से काम करेगा, कम बिजनेस के लिए ट्रैवल करेगा। उसका मतलब कि आदमी बाहर जाके खाना कम खाएगा, घर पे खाना ज्यादा मंगवाएगा। और लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनका जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है, मतलब वो जो चूज कर सकते हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, वो चॉइस कम हो जाएगी। मतलब खाने पे जो लग्जरी खाना है उस पे स्पेंड कम हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस अभी तक आपके पास अगर कोई सवाल है? First is, how do you compare this opportunity, the whole cloud kitchen opportunity, in metros versus smaller cities? I mean, where do you think it's more viable? So let me give you an example of my own company. I make more money in Rajkot and Jamnagar than I make in Ahmedabad. हम लोग जामनगर और राजकोट में जितना पैसा बनाते हैं उससे कम अहमदाबाद में बनाते हैं, और बॉम्बे और दिल्ली में तो उससे भी कम बनाते हैं, क्योंकि रेंट का फर्क है। दूसरा, बड़ी सिटी में कंपटीशन ज्यादा है। तीसरा, छोटी सिटी में अभी लोग के पास इतनी चीज नहीं है करने के लिए, उनके चॉइस इतने नहीं है, जैसा बोलिंग एलीज, रेस ट्रैक, वो सब नहीं खुला है कि जहां उन लोग जा सकते हैं। तो उनके पास बाहर जाने के लिए सिर्फ फूड ही है, और सेलिब्रेशन के लिए उन लोग फूड यूज करते हैं। तो छोटी सिटीज में इसका बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बड़ी सिटीज में थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अगर आप खुद की बाइक रख के ये काम शुरू कर सकते हैं तो आप यू आर अहेड ऑफ द गेम, आप सबसे आगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहता है, जो सबसे पहले कोई काम शुरू करता है उसको एडवांटेज रहता है। तो ये करना वो जगह पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर किधर स्विगी जोमेटो नहीं है तो वहाँ ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ ज्यादा चलने की शक्यता है। आपने बताया कि पिज्जा, mixed bowls, biryani, these things are working well. But what is the kind of ideal combination you would suggest? एक क्लाउड किचन के पास क्या क्या होना चाहिए, उसके मेन्यू में कितना आइटम्स होना चाहिए ताकि उनका सेल और प्रॉफिट्स अच्छे हो? एक तो अगर एक्सपर्ट शेफ आपका मेन्यू बनाएगा तो जितने इंग्रेडिएंट्स है, समझो आप 10 आइटम के लिए आपको 100 इंग्रेडिएंट मांगते हैं, तो वो ये ऐसा करके देगा कि वो ही 100 इंग्रेडिएंट में वो 15 आइटम या 20 आइटम करेगा, 18 आइटम करेगा। तो उसके लिए एक्सपर्ट शेफ की जरूरत है आपको, खाना बनाने के लिए नहीं, सिर्फ सेटअप करने के लिए। वो वैसे R&D शेफ्स मिलते हैं, थोड़े महंगे होते हैं लेकिन मिलते हैं, जो आपको ये सेटिंग करके देंगे कि आपके पास कैसा मेन्यू एक्सपेंशन होवे कम इंग्रेडिएंट्स। दूसरा, कि अगर आपको क्लाउड किचन का धंधा करना है तो 30 आइटम जरूरी है। स्विगी जोमेटो बोलते हैं कि 40 आइटम, 30 से 40 आइटम इंपॉर्टेंट है, और वो 35 आइटम्स इज आइडियल ऑन द मेन्यू। उसमें आपका स्टार्टर्स, मेन कोर्स, ब्रेड्स और डिजर्ट्स सब आ जाना चाहिए। तो 35 आइटम्स देख के चलो, और बहुत ज्यादा क्यूजिन मिक्स नहीं करना। तो उसके लिए और एक ट्रिक है कि एक ही क्लाउड किचन से एक से ज्यादा ब्रांड शुरू करना। वो मैं उधर आ रहा हूं, आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट सेक्शन। Is it proven that veg, probably a pure veg branding, does that work better or something like that? या ओके, तो सिटी के ऊपर है। आज भी ऐसी सिटीज है कि जहां वेज, प्योर वेज इज डूइंग मच बेटर। अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर,
जामनगर, सूरत नहीं, सूरत में वेज नॉन वेज दोनों चलता है। तो एकदम सिटी स्पेसिफिक है, एकदम इट इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर। बट वेज में नफा ज्यादा है, नॉन वेज में नफा कम है। वेज में इक्विपमेंट कम है, नॉन वेज में इक्विपमेंट ज्यादा है। वेज में रिस्क कम है, नॉन वेज में रिस्क ज्यादा है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ, एम्पेरिकल चीज है, क्योंकि आप अगर मीट लेते हो और वो मीट को संभालना मुश्किल है, वो मीट में रिस्क ज्यादा है, तो आई वुड से वेज इज लेस रिस्की। लेकिन अगर आपके एरिया में, वो एरिया में नॉन वेज लोग ज्यादा है, जैसा आप पंजाब में कहाँ भी चले जाओ आपको वेज आउटलेट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अहमदाबाद में नॉन वेज आउटलेट मिलना मुश्किल है, तो गुजरात में नॉन वेज मिलना मुश्किल है। तो ये बहुत प्रोफाइल पे डिपेंड होता है, इसका कोई जवाब एम्पेरिकल आंसर नहीं है कि जो मैं दे सकता हूँ, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। जब आप स्विगी, जोमेटो या फ्यूचर में अमेजोन के साथ बात कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या चीज़ ख्याल रखना है। एक तो ये जो डिलीवरी वाले हैं, स्विगी और जोमेटो, दोनों पैसा घुमा रहे हैं, दोनों लॉस कर रहे हैं, सालों साल लॉस कर रहे हैं। लॉस कम हो जा रहा है, होते जा रहा है, लेकिन लॉस कर रहे हैं। तो वो लोग अपना भाव बढ़ाते जाते हैं, वो लोग अपने कॉस्ट कम करते जाते हैं, वो लोग आपके ऊपर ज़्यादा भाव लगा पैसा आपके पास से ज़्यादा कट करते जाते हैं। तो उनके साथ जब हम निगोशिएट करते हैं, तो हमको एक चीज़ उनके साथ अग्रीमेंट के टाइम पे ही देख लेना चाहिए कि वो लोग अपने को नहीं बोलेंगे कि क्या हम लोग डिस्काउंट देंगे, हम लोग बोलेंगे कि डिस्काउंट कितना होना चाहिए। कोई कंपलसरी डिस्काउंट पे आप अग्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा भी उनको 20 से 25% शेयर कर रहे हैं। अग्रीमेंट पे बहुत ध्यान दो, अग्रीमेंट साइन करने का टाइम पे बोलो मेरे को जब मांगता है तब मैं आपको बोलूंगा, वो डिस्काउंट आप दोगे, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बोलूंगा वो। नहीं तो उनको जो डिस्काउंट देना है वो खुद फ्री में दे सकते हैं, वो लोग भी डिस्काउंट देते हैं, आप भी डिस्काउंट देते हैं। तो आप अगर 100 रुपए का कुछ बेचते हैं, तो उसमें से आप बोलो कि 10% डिस्काउंट, तो वो 90 रुपीज में से आपको कट करके 25% कट करके पैसा देंगे। लेकिन 90 के ऊपर वो भी 10% देते हैं नॉर्मली, तो वो 80 का जाता है, लेकिन वो आपके पास से कट नहीं कर सकते, वो आपको अग्रीमेंट में डालना जरूरी है। दूसरा कि स्टार्टिंग में 7 से 10 से 15 दिन जितना भी आप ले सको, आपको स्टार्टर पैक करके एक चीज आती है, मतलब आपका जो लिस्टिंग है वो ऊपर आना चाहिए। उसके लिए आपको उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनके साथ आपको ये चीज आपको लिखानी पड़ेगी कि आपको ये स्टार्टर पैक मिलेगा। दूसरा, एक एक ऑर्डर का अकाउंट आपको रखना जरूरी है। वो लोग भी रखते हैं, आप भी रखो। कभी उनका कोई सर्वर डाउन हो गया, उनका अगर कोई अकाउंटिंग में मिस्टेक हो गया, और वो होता भी है, तो आपको एक भी ऑर्डर का पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ऑर्डर वाइज अकाउंट रखना जरूरी है। मेन्यू मिक्स के ऊपर, मेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो धंधा करने जा रहे हो वो फूड का बिजनेस है, तो फूड का बिजनेस में आपका फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड में टेस्ट, टेक्सचर और टेम्परेचर, मतलब आपका जो टेस्ट है, खाना कैसा दिख रहा है, कैसा फील हो रहा है, मुंह में कैसा उसका फील आ रहा है, और उसका जो टेम्परेचर है, कितना गर्म है जब वो खाते हैं। तो ये टेस्ट, टेक्सचर और टेम्परेचर, 3 चीज में ध्यान रखना जरूरी है। आपका जो मेन्यू है, वो मेन्यू के अंदर आपको अलग अलग रीत से सर्विस देनी पड़ेगी। अब दाल चावल तो दाल चावल ही रहेगा, उसमें आप क्या करोगे, कभी भजिया डाल दोगे, कभी दूध ही डाल सकते हो, कभी गोश्त डाल सकते हो। लेकिन वो मेन्यू आइटम को प्रेजेंटेशन कैसा करना, अगर आप इधर देखोगे तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। ये है एकदम नॉर्मल आइटम, लेकिन इडली वड़े को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब वो कस्टमर के हाथ में आता है तो वो कैसा दिखता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन्यू के अंदर आपको इंजीनियरिंग करना, अलग दिखना, अलग थोड़ा टेस्ट अगर आप फाइन कर सकते हो आपकी एरिया के लिए, उधर तीखा खाते हैं कि नहीं, उधर हेल्थ के कितने कॉन्शियस है, तेल दिखना चाहिए कि नहीं,
कलर क्या होना चाहिए। अगर आप पंजाब में जाओगे और अगर आपका दाल मखनी अगर प्रॉपर पीला दाल के ऊपर मक्खन, वाइट मक्खन डाल के नहीं है तो वो लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो अलग अलग टेस्ट, टेक्सचर, कलर होता है, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अच्छी रेटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमको सबसे पहले पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पैकेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कस्टमर देखता है, पैकेजिंग देखता है। उसमें अगर आपका खाना लीक होता है, स्मज होता है, कलर अच्छे नहीं है, गंदा है, ये नहीं चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहला कस्टमर वो देखता है। दूसरा, नैपकिन, स्पून, सौंफ, ये इंपॉर्टेंट भी है और अभी ये आम हो गया है, वो देना जरूरी है। जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर एग्जैक्टली कस्टमर बोलता है ऐसा ऑर्डर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसने 3 चीज मंगाई है, वो 3 चीज ठीक जैसी मंगाई है ऐसी भेजो। अगर उसमें से कुछ आपके पास नहीं है तो उसको फोन करके बोलो मेरे पास ये नहीं है, क्या मैं इसके बदले में ये भेज सकता हूँ। मैं आपको ये 2 दूंगा मांगता है तो क्या मैं 2 रायता भेज सकता हूँ। क्या मैं आपको ये चीज कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डिजर्ट नहीं है, क्या मैं दूसरा खाना भेज सकता हूँ। ये नहीं सोचो कि आप भेज दोगे फिर सब सीधा हो जाएगा, नहीं होता है। पूरा अमाउंट कट हो जाता है अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो। दूसरा, अचार, पापड़, रायता बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के साथ। फोटो में भी दिखाओ, भेजो भी। हर एक फीडबैक का जवाब देना जरूरी है। हर एक फीडबैक का जवाब दो। एक एक फीडबैक को ध्यान से देखो। कस्टमर आपको बोल रहा है आपको क्या बनना चाहिए। आप कस्टमर को नहीं बोलोगे उसको क्या खाना चाहिए। कस्टमर आपको बोलेगा कि आपको क्या किस जात के बिजनेस के पास वो जाना चाहता है और आपको वो जात का बिजनेस होना जरूरी है। तो कस्टमर के फीडबैक पे बहुत ध्यान दो। ये आपका नंबर 1 कार्य है। मेन्यू और कस्टमर फीडबैक ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फूड बैग में डाल के दो। और अगर आप गेस्ट आपको फोन करता है, वो बोलता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो आप वो प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करो और दिखावा, टेस्ट और स्मेल, फूड का स्मेल है वो सब करके फिर चेक करके फिर पैक करो। ये बिरयानी बाय किलो का पैकिंग है। अगर आप देखोगे तो ये पैक करके इधर आटा लगा के बिरयानी गर्म रहती है 1 घंटे तक ऐसा भेजते हैं। फिर ऐसा एक दिया भेजते हैं जिसके ऊपर आप अगर इसको रखोगे तो ये ठीक से गर्म रहेगा। और भी ऐसे एक एक बिरयानी के साथ एक एक ऐसा दिया और उसका स्टैंड भेजते हैं। और ये उनका पैकिंग है, रायता और वो सब अचार और वो सब चीज़ का। तो वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुड रेटिंग के लिए, अच्छी रेटिंग के लिए प्रोफेशनल पिक्चर्स लेना जरूरी है। प्रोफेशनल पिक्चर्स, अच्छे क्लासी पिक्चर्स, जैसा मैंने ओपनिंग शॉट में दिखाया था ऐसे पिक्चर्स लेना जरूरी है। आपका नंबर बिल और पैकिंग के ऊपर होना बहुत जरूरी है फीडबैक के लिए और दूसरे ऑर्डर के लिए, डायरेक्ट ऑर्डर के लिए। हर एक बिल के ऊपर नंबर डालो, हर एक पैकिंग के ऊपर नंबर डालो, हर एक पैकिंग के ऊपर ऑफर डालो, हर एक पैकिंग को अट्रैक्टिव बनाओ। कस्टमर अगर कंप्लेन करता है, झूठी होवे सच्ची होवे, दोनों कंप्लेन सच्ची है। कस्टमर झूठ नहीं बोल सकता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड। बिजनेस के लिए कस्टमर आपका खुदा है। डू नॉट आर्ग्यू, जो बोलता है करो। अगर झूठ बोलता है तो भी करो, सच बोलता है तो भी करो। कस्टमर को जो मांगता है दे दो, दूसरी बार आएगा 10 जन को बोलेगा, आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। व्हेन टू एक्सपैंड, एक्सपैंड कब करना चाहिए। एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले तो एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा बनाते हो, आप इतना पैसा बनाते हो कि आपको और आपके पास मांग है कि दूसरी एरिया में कस्टमर बोलता है भाई मेरे पास भी आ, मेरे को ये खाना अच्छा लगता है, ऐसी कस्टमर की मांग है और आपके पास 15% से ज्यादा इनकम है अगर प्रेजेंट बिजनेस में, तो आपको
एक्सपेंड करना है, लेकिन सबसे पहले एक्सपेंड करना है अपने अंदर। अपना जो किचन है उसके अंदर 1 ब्रांड है 2 ब्रांड खोलो, 2 ब्रांड है 3 ब्रांड खोलो, 3 ब्रांड है 4 ब्रांड खोलो। अब ये 3-4 ब्रांड कैसा खुलते हैं? तो किचन जो डिजाइन करता है वो आदमी आपको ये हेल्प कर सकता है कि आप एक किचन के अंदर 4-5 ब्रांड 6 ब्रांड कैसा चला सकते हैं। तो हमको एक प्रोजेक्ट मिला था ओयो में कि जहां 6 ब्रांड का एक किचन बना है 480 स्क्वायर फुट का। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 101 self-operated kitchen from where we manage hotel breakfast, IRD and cafe. It is designed to manage 6 cloud kitchen brands. This is from Can where you hear the the cloud girl kitchen talking? is managed. You can hear the Not very clear. Can you make it louder, please? Dispatch area, packaging storage area, cloud kitchen order receiving area where the barker sits. Here's the packaging material and sleeves for the cloud kitchen brands. The dry store, the SOP, and the 4-door chiller where the mise en place, that is, the preparations for the day are kept. help. I don't know. Either. Yeah, I've increased. This is the hot preparation area. Paratha preparation area. And momo preparation area. Pizza preparation area. Frozen veg momos and parathas are kept in the deep freezer. Frozen veg and non-veg biryani. The preparation area includes a sophisticated combi oven. All SOPs are placed at relevant areas. And the kitchen connects us to the restaurant for service. Thank you for watching. So, आप देख सकते हैं कि एक 480 स्क्वायर फुट के किचन से हम लोग 5 या 6 जात के क्यूजीन बना सकते हैं। लेकिन एक साथ सब शुरू नहीं करना, एक एक करके एक्सपेंड करने के लिए आपको 2 या 3 ब्रांड 4 ब्रांड भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 पहले इंटरनली एक्सपेंड करो, उसके बाद बाजू में या दूसरी एरिया में एक्सपेंड करना अगर जरूरी है तो। नहीं तो आपका बैंडविड्थ देखो, आपके पास ऐसा होता है कि एक जगह पे हम पैसा बनाते हैं, 3 जगह पे जाते हैं तो पैसा लॉस होने लगता है। तो वो ध्यान से करने की चीज है। होम कुक्स के लिए, होम कुक्स जो घर पे खाना बना के डिलीवरी करना चाहते हैं, ऐसे होम कुक्स के लिए नई एप्स खुली है कि जो अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग एप्स है जो वहां से खाना लेके देती है। बेंगलोर में मसाला बॉक्स करके है। तो मसाला बॉक्स जो घर में जो खाना बनता है वो खाना लेके वो लोग सब कस्टमर्स को डिलीवरी देते हैं। सबसे पहले घर का मेन्यू अलग होना चाहिए। जैसा हमारे लोग से अच्छा खिचड़ा या जाली कटलेट या नरगिसी कबाब कोई नहीं बना सकता है। तो ऐसी चीज लो कि जो आम रेस्टोरेंट्स में नहीं मिले, जिसके लिए आप जाने माने हो जाओ और जिसके लिए वो एक आइटम के लिए आपके पास लोग आए, उसके साथ 2 और आइटम लेंगे, लेकिन एकदम छोटा मेन्यू, 10 आइटम से ज्यादा का मेन्यू नहीं होना चाहिए। अगर 4, 5, 6 आइटम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फेमस हो जाओ। समोसे के लिए फेमस हो जाओ। समोसा किसी को खाना है तो आपका फेस दिखना चाहिए, आपकी याद आनी चाहिए। ऐसा होम कुक्स के लिए ये सबसे अच्छा है। दूसरा, किचन बहुत क्लीन होना जरूरी है। स्टेनलेस स्टील का टेबल होना जरूरी है। वर्क एरिया बहुत ही क्लीन होना जरूरी है, उसमें गंदगी नहीं चलेंगी।
आपके पास कोई भी आके चेक कर सकता है। पोस्ट कोविड में तो आएंगे और चेक करेंगे, ऑडिट होगा और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तीसरा, आपका खाना पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक से पैकेज करना चाहिए जो बाहर नहीं गिरे, वो इम्पोर्टेंट है। चौथा, पोस्ट कोविड नई मार्केट्स खुलेंगी, लोग जो ऑफिस जा रहे थे वो ऑफिस छोड़ के अभी घर पे बैठ के काम करेंगे, तो जो होम एरिया है, उनके घर की एरिया है, वहाँ खाना ज़्यादा मंगवाएंगे वहाँ से। दूसरा, लोगों को अभी नया ऑप्शंस देखना ज़रूरी है, इसीलिए अपना जो खोजा खाना है, जो हम लोग जो बनाते हैं, जो बिरयानी बनाते हैं, जो खिचड़ा बनाते हैं, जो अपनी दूधी वाली दाल बनाते हैं, वो दूसरे लोग नहीं बना सकते हैं। वैसी चीज़ जैसा बोरी किचन है, ऐसा खोजा किचन भी होना चाहिए कि जहाँ हमारा क्यूजीन, हमारा जो ट्रेडिशनल क्यूजीन है, वहाँ से शेयर होवे। अगर किसी के घर पे पार्टी है तो सकीना बाई का बिरयानी और जेना बासी का कबाब और डोली बाई का खोपरा पाक होना चाहिए उसमें। वैसा अगर हम इसको सेट कर सकते हैं तो ये होम कुक्स के लिए सबसे अच्छा है। तो और दूसरा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको फोटो भेजना पड़ेगा आपके किचन का, आपके खाने का, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे कि इसमें दो रीत है, एक इजी है, एक डिफिकल्ट है। इजी ये है कि आप स्विगी, जोमेटो, मसाला बॉक्स के पास जाके बोलो ये लो आपका 20-25% हमको ये डिलीवरी करके दो। दूसरा ये है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपना खुद का क्लाइंट बिल्ड करो कि 10 जन है आज, कल 20 जन हो गए, परसों 30 जन हो गए, 500 जन आपके पास सैटरडे संडे भी खाना मंगवाएंगे, सिर्फ सैटरडे संडे। तो भी आप अगर 6 लाख रुपए का धंधा कर सकते हो, या 60,000 रुपए का धंधा कर सकते हो, तो आपको 27,000 रुपया मिलता है अगर आप मुश्किल रीत से आपका बिजनेस चालू करो। और अगर आप आसान तरीका लोगे तो आपको सिर्फ 10,000 रुपया मिलेगा। ये माइनस साइन नहीं है, ये प्लस है। लास्ट, ये बिजनेस में रिस्क है, ये नॉन रिस्क बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस में काफ़ी रिस्क है। बड़े छोटे काफ़ी फेल हो चुके हैं, मैंने देखे हैं। मैंने 100 में से 22-25 किचन क्लोज होते देखे। 10, 12, 15, 20 किचन ऐसे हैं जो छोटा लॉस करते हैं, 10-15 किचन प्रॉफिट नहीं करते हैं, सिर्फ 30-35% इसमें प्रॉफिट करते हैं। तो ये नया बिजनेस है, इसको संभाल के करना। दूसरा, इसमें आपके पास एडिक्वेट, आपके पास पैसा पॉकेट में होना ज़रूरी है ताकि आपके ऊपर डेट नहीं आ जाए, आप लोन लेके काम नहीं करो, आपको दूसरे के पास से पैसा उधार नहीं लेना पड़े, आप टेंशन में, तकलीफ में नहीं आ जाओ। तीसरा, अगर जो डिलीवरी का बिजनेस है, स्विगी, जोमेटो, 2 लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये 2 लोग अगर बंद हो गए, एक बंद हो गया, तो आपका बिजनेस भी लॉस में आ सकता है। तो ये इसका एक रिस्क है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन, टैक्सेशन का कोई नया कानून निकाला तो वो रिस्की हो जाता है। और चौथा, अगर कोविड जैसा लॉकडाउन हुआ तो बहुत थोड़े किचन्स आज काम कर सकते हैं। स्विगी, जोमेटो के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि सब किचन्स को सर्विस कर सके, तो पहले अपने किचन सर्विस करते हैं, फिर दूसरे के करते हैं। तो ये सब रिस्क देख के, सोच समझ के फिर ये धंधा शुरू करना। Thank you, or I'll go for questions. Let's quickly just come back to the question that you said you'd answer later. Yes. In terms of what is the frugal kitchens? How can we go ahead and set up frugal kitchens? So सबसे ज़्यादा important ये है कि हमको जो मेन्यू सिलेक्शन करना है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ करना है। तो वो मेन्यू के साथ आजू बाजू जो इक्विपमेंट लगेंगे, जो आपको कितनी चीज लगेंगी, इक्विपमेंट लगेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वो डिजाइन करने के लिए, उसको कैसा प्लेस करना, वो डिजाइन करने के लिए अगर आपके पास एक्सपर्ट है तो आपका काफी ये इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा। एक एग्जांपल दूं तो हम लोग को एक बार TCS, टाटा कंसल्टेंसी ने एक किचन दिया, बोला इधर किचन सेटअप करो। हम लोग उधर गए तो उनका किचन 3000 स्क्वायर फुट का था, तो हमने उसमें से सिर्फ 400 स्क्वायर फुट ऐसा पेंट से मार्क किया और बोला ये हमारा किचन है, बाकी आप संभालो। क्योंकि उसका जो एयर सर्कुलेशन है, उसका क्लीनिंग है, उसका टाइलिंग है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है।
तो हमने इतना मार्क करके बोला हम यहाँ से आपको कर सकते हैं पूरा सर्विस। तो आपको भी ये देखना है कि जगह बहुत बड़ी नहीं हो, दूसरा आपका टाइलिंग ठीक से करा हुआ हो तो क्लीनिंग बहुत इजी हो जावे। अगर आप छोटी छोटी बात पे ध्यान दोगे, जैसा कि मेन्यू, इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं लो। कभी शेफ बोल देता है मेरे को पल्वराइजर मांगता है। पल्वराइजर मतलब ग्रेवी बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, उसमें आप टमेटोज का जूस बनाते हो। तो पल्वराइजर के बदले में अगर आप मिक्सी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको छोटा, स्टार्टिंग में तो छोटा ही यूज़ करना है, तो उसको बोलो कि भाई पहले ये यूज़ कर, या आप रेडी ग्रेवी लेने वाले हो तो ये एक्सपर्ट के पास जाओगे तो समझ में आएगा। और दूसरा, वेजिटेरियन किचन्स के अंदर आपको कम इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरा ये है कि अगर आप शॉप फ्रंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, अगर आप हिडन किचन करते हो तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। Another question we had, is there a possibility for a cloud kitchen franchising model? Is that an option? Yes, 4 जात के इसमें पॉसिबिलिटी है। एक तो जिसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट फ्रेंचाइज। तो हमारा एक मेरे एसोसिएट्स है जो बेकरी में है, तो वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली में उनकी बेकरी है, तो 11 खुद की बेकरी है, 11 दूसरे की बेकरी है। तो वो जो दूसरे वो फ्रेंचाइजीज है, उनको पूरा प्रोडक्ट देते हैं। ये लोग अपना जो फ्रेंचाइजी है वो दुकान रेडी करता है, सब डिस्प्ले रेडी करता है, रोज सुबह को माल आता है और शाम को वो माल जो खराब हो जाता है वो वापस लेके जाते हैं, जो 2 दिन 3 दिन के लिए है वो रखते हैं, और रोज का रोज ये धंधा होता है, तो उसको प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। दूसरा ये है कि ब्रांड फ्रेंचाइज। ब्रांड फ्रेंचाइज मतलब जैसा आप, अगर आपको पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइज मांगता है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। तो आप डोमिनोज तो मास्टर फ्रेंचाइज देता है, लेकिन सिंगल फ्रेंचाइजीज भी है, तो आप उनको बोल सकते हैं, वो आपको फ्रेंचाइज दे सकते हैं। जैसा अभी बिरयानी के अंदर भी फ्रेंचाइज चालू हुआ है, तो उसको बोलते हैं ब्रांड फ्रेंचाइज, जो जिधर आपको नाम भी देंगे, आपको नो हाउ भी देंगे और आपको माल भी देंगे। एक नया मॉडल वो है कि जहां, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ब्रांडिंग फ्रेंचाइज, जहां 10 लोग एक ही नाम का धंधा खोलते हैं, सेम मेन्यू शेयर करते हैं, सेम रेसिपीज है, सेम लुक एंड फील है, साथ में उनका पैकिंग प्रिंट कराते हैं, लेकिन है डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है। उन लोग ने सिर्फ एक अग्रीमेंट किया है कि हम साथ में मिलकर ये धंधा करेंगे। तो बाहर वाले को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है, लेकिन अंदर सबका एक एक का धंधा है, और जो उसके बाद जो नए आते हैं वो उसमें रिक्वेस्ट करके अपना ऐड करा सकते हैं। दिस मॉडल इज गोइंग टू, ये मॉडल थोड़ा अभी चालू होने वाला है, और ये मॉडल ठीक से चलेगा क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है और उसमें बाहर का दिखावा ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो कॉर्पोरेशन है वो निकाल देगा अपने ब्रांड से, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता है आपके पास से। वाइल ब्रांड फ्रेंचाइज वाले को आपके ऐसे प्रॉफिट मिलता है, तो आपको निकालने के पहले सोचेगा। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉडल है, लेकिन ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल भी है। तो देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज के जहाँ रिस्क कम है, लेकिन उसमें 3 या 4% आपको उनको देना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉफिट भी कम। Okay, thanks. That's great information. Another question has come about the price methodology for cloud kitchens. Is there any particular price methodology that you would like to recommend that we adopt? And how is it different from an offline restaurant? So offline restaurant में कॉस्ट ज़्यादा है, वेटर्स मांगते हैं, एसी मांगता है, रेस्टोरेंट चलाना पड़ता है, उसका पूरा खर्चा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका प्राइसिंग भी ज़्यादा होता है। ऑफलाइन रेस्टोरेंट के अंदर आपका फूड कॉस्ट होना चाहिए 25 से 28%। ऑनलाइन में आपका फूड कॉस्ट होना चाहिए 32 से 35%। तो यू शुड टेक आपका फूड कॉस्ट जो है, फूड, गैस और पैकिंग, ये 3 कॉस्ट को मिलाओ, उसका कैलकुलेशन करो, उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और वो आपका रफ सेलिंग प्राइस होना चाहिए। उससे कम नहीं बेच सकते, नहीं तो आपको लॉस होगा। सो 32 to 35% इज द एवरेज। किधर आपको 20% भी मिलेगा, जैसा रायता है,
रायता में बहुत पैसा है, क्योंकि रायता कम से कम आप 50 रुपये का बेचोगे, 60 रुपये का बेचोगे, लेकिन उसका कॉस्ट 12 रुपया पड़ेगा, तो उसमें 20% आपको कॉस्ट गिरेगा। तो ऐसा किधर आप ज़्यादा कमा लोगे, किधर आप कम कमाओगे। डेजर्ट्स में नफ़ा कम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में नफ़ा कम है, लेकिन आपको ये रायता और पापड़ में बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये टोटल मेन्यू आपका 1/3 कॉस्टिंग हो गए। Okay, great. So we had another question regarding the menu selection, right? Yes. So even if we look at a lot of the restaurants around, they have a separate menu for the online and a slightly different menu for the offline. Why are they doing that, and is that a good strategy? ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि सबसे पहले थोड़ा खाना जो है वो ठंडा होने के बाद बहुत ख़राब हो जाता है। आप मैगी नूडल्स बनाओ और वो मैगी नूडल्स को एक 15 मिनट रखो और फिर खाओ तो पूरा रबर हो जाएगा। तो थोड़ा खाना ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट सह सकता है, थोड़ा खाना ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट नहीं सह सकता है। थोड़ा खाना जो जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसको आप कम कॉस्ट में नहीं बेच सकते हो, तो आप वो ऑनलाइन मेन्यू में नहीं डालते, क्योंकि ऑनलाइन मेन्यू नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं बिकता है। तो ये 2 मेन्यू होना बहुत ज़रूरी है और इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। ऑनलाइन मेन्यू जो है उसका आपको एक एक आइटम कम से कम 45 मिनट अगर वो आइटम जिंदी नहीं रहती है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर अगर ख़राब हो जाता है तो वो आपको ऑनलाइन मेन्यू में नहीं डालना है। तो इसके लिए हर एक ऑनलाइन आइटम अलग होती है, उसका साइजिंग भी अलग होता है। अगर समझो आप चावल मंगाते हो रेस्टोरेंट में, तो वो आपको एक बोल में मिलता है जो 250 ग्राम होता है, क्योंकि वो बोल सकता है कि मेरे को और एक चावल दो। अगर आप घर पे भेजते हो तो 350-400 ग्राम चावल भेजना पड़ता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ बोल सकता है कि ये कम देता है, तो और वापस नहीं मंगवा सकता है, क्योंकि अगर वापस उसको 30 मिनट या 40 मिनट वेट करना है तो उसका पूरा भूख खत्म हो जाती है। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्शनिंग थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और रेस्टोरेंट का पोर्शनिंग कम होता है, इसलिए उसमें आपको फूड कॉस्ट कम गिरता है। तो ये 2 अलग मेन्यू होना ज़रूरी है, इसीलिए सब लोग अलग ही बनाते हैं और आपको भी करना चाहिए। Great, that's a great insight, Akbar bhai. So another question that we had from the chat was, is there any specialized training available for cloud kitchens? Is there any degree or certification or something of that sort? So क्लाउड किचन के लिए कुछ अलग अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ी कंपनीज ने शुरू किया है, जैसा स्विगी, जोमेटो, ओयो, इन्होंने अपने अपने स्कूल्स बनाए हैं। तो आप उधर अगर काम करने जाओगे तो आपको ये पूरा ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन वो छोड़ के शेफ का ट्रेनिंग लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दूसरा कि आप लोग ऑनलाइन जाके ये सर्च करो तो आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, डेफिनेटली मेन्यू मिक्स एंड शेफिंग के कोर्सेज मिलेंगे। Great. How as small cloud kitchens compete against like the large Swiggy and Zomato in terms of marketing? They're obviously going to push their own products first. So how do we position ourselves so that that's not that much of a threat anymore? सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े लोग की वीकनेस देखो, क्या वीकनेस है। जो भी 50, 100, 200 किचन लेके बैठा है वो फ्रेश खाना कभी नहीं बना सकता है, उसके पास फ्रेश खाने का कोई रीत ही नहीं है, बनाने की रीत नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्रेश बनाने जाएगा तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन एकदम आउट हो जाएगा, वो स्टैंडर्डाइजेशन कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन के बगैर उसको कॉस्ट नहीं मालूम पड़ेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी का जो उसका कैलकुलेशन है वो नहीं मिलेगा। तो बड़े किचन्स जो है, बड़े चेन्स है, वो फ्रेश खाना नहीं बना सकते। उनके पास ग्रेवी रेडी आता है, उनके पास मीसा मतलब मीसम मतलब जो तैयारी करना होता है, वेजिटेबल्स कट करना होता है, वो रेडी आता है, वो मार्केट से रेडी कट करके लेते हैं, वो उसको लेके छील के वो काम नहीं करते वो। तो मीसा रेडी बाहर से आता है, फ्रोजन फूड्स आते हैं, उसका जो समझो हम लोग जो यूएस पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा देते हैं, उसका जो चिकन है वो पहले से मैरिनेट होके 1-1 केजी के ब्लॉक में आता है। डोमिनोज भी वही करता है, पिज़्ज़ा भी वही करता है, वो लोग फ्रेश नहीं कर सकते। आपका एडवांटेज किधर है कि आप फ्रेश कर सकते हैं, आपको ये सब नहीं करना है, सस्ता भी पड़ेगा, आपका टेस्ट भी सबसे अच्छा होगा,
और आपको वहाँ एज मिलेगा। तो आपके एज किधर है? कंपटीशन में एज बहुत जरूरी है। दूसरा, उनके पास कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उनको पूरा कॉर्पोरेशन चलाना है, तो उनके खर्चे ज़्यादा है, वो आपके रेट में नहीं बेच सकते, उसके ऊपर ध्यान दो। बहुत ज़्यादा 33% से ज़्यादा फूड कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो आप उनके प्राइस पे पहुंच जाओगे तो आप compete नहीं कर पाओगे। वो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक एक कस्टमर से बात कर सकते हो, आप कस्टमर को अपने बना सकते हो, उनको आपके पैकेजिंग के ऊपर लिख के कि आप डायरेक्ट ऑर्डर दो। अगर वो आपके पास डायरेक्ट कस्टमर बन गया तो वो टच भी नहीं करेगा उनको, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है। फ्रोजन खाना और फ्रेश खाने में हमको समझ में नहीं आता है, हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन आप जब खाते हो तो आपको, आपका एक इंसान को समझ में आता है कि ये खाना अच्छा है, ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो विदाउट इवन सेइंग इट आप ये प्रिफर करोगे। तो ये इधर आपका एज है और वो एज यूज करना जरूरी है। और आप ऐसी चीज आप रोज, वो लोग रोज चेंज नहीं कर सकते मेन्यू, हम लोग को 6 महीने में एक बार मेन्यू चेंज करने में 6 महीने रोज काम करना पड़ता है, क्योंकि मेन्यू चेंज करने का प्रोटोकॉल जो है, जो रीत है, वो इतनी इलेबरेट है। 3 कमेटी के पास जाएगा, 4 डिपार्टमेंट के पास जाएगा, 4 वेंडर के पास जाएगा। आप रोज खाना चेंज कर सकते हो, आप रोज एक नई डिश बनाओ, आप हर वीक हर संडे एक ऐसी डिश बनाओ कि वो लोग सोचे भी नहीं हो। तो फिर ये आपका एज है, जहां वो लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जहां आप पहुंच सकते हो। तो ये अगर आप इतना काम करोगे तो आप उनसे आगे निकल जाओगे डेफिनेटली। No, so that's great, Akbar bhai. That's very motivational. I think a lot of us are worried about the bigger players. Another question is, how much time would it generally take to judge whether a cloud kitchen is successful or not? And you've already put it in the slide, but what kind of working capital reserves do you think we should keep? This is a question from Ayaz Khoja. If a cloud kitchen is not profitable in the first 3 months, there is very little chance that it will ever become profitable. तो 6 महीना वेट नहीं करना, पहले 6 महीने के बाद हो सकता है कोई आसमानी सुल्तानी हो, तो लेकिन 3 महीने के अंदर ये क्लाउड किचन एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन पहुंचना ही चाहिए। अगर आप देखोगे तो हियर, राइट डाउन हियर, आई हैव सेड 3 मंथ्स कॉस्ट, मतलब 3 महीने का पूरा खर्चा फिक्स कॉस्ट, 3 महीने का मार्केटिंग का खर्चा और 33% 3 महीने का फूड कॉस्ट। क्योंकि थोड़ा धंधा तो होगा, अगर थोड़ा भी धंधा नहीं होगा तो प्लीज बंद कर देना, लेकिन मैं बोलता हूँ 1/3 धंधा, 2/3 बिजनेस होगा तो 1/3 मैंने फूड कॉस्ट लिया है टोटल। तो ये आपके जो ये स्लाइड अगर आप EPP के पास से मंगवा लोगे तो इधर ये है कि आपको 3 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में रखना जरूरी है। और ये नहीं है तो चालू भी नहीं करना, क्योंकि आप आगे जाके तकलीफ होने से अच्छा ये है कि आप पहले ही संभल जाओ। We look at the business model, get an expert involved. Yeah. After 3 months, see that you tweak it, or at least by then you should be ready for the second brand. So what happens in one brand if you don't make it, in about 45 days you should have the second brand ready. Planning पहले कर लेना, एक साथ चालू नहीं करना, planning पहले करके रखना। Great. So going from there, since you're talking about the additional brand, in terms of costs, is it an incremental cost, or is it like you have to completely change the kitchen? How do you go about that, creating the additional brand? So depends on how your business is designed from the first. This business was designed from scratch, but we started the most important brand, Moglai brand, first. Then the stuffed paratha brand was a part of Moglai, so we had nothing to do. Biryani was a part of Moglai, so we had nothing to do. Then when we came to momos, we had to buy the fryer and the steamer and put it in one corner. When we came to pizza, we had to buy the dough mixer and the pizza oven and put it in another corner. But the corners were designed, the tables were ready, the place was marked. So you have to be smart in the beginning to get this. Like, this is also a tip for low investment. Don't start working all over again. Design everything in the beginning. Thank you so much, Akbar bhai. This is a fantastic framework. I know your insights have been very, very candid, and I'm sure everyone has had
great learnings from this and benefited from this session tremendously. It was a pleasure for me to do this too. Thank you, EPB, and thank you all the panelists and all the people who helped out. Thank you very much. Thank you. Yali Madad. Yali Madad.